नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार शर्मा और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी की कहानी यही सच है। सुप्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी ने जब भी लिखा, हिंदी कथा साहित्य में एक नया ही मार्ग निर्धारित किया। इनकी कहानियाँ आम और सामान्य लोगों के अभावों और पीड़ा की कहानियाँ हैं, चाहे तीसरे आदमी की उपस्थिति में पति पत्नी के विचलित होते संबंध हों, या आंतरिक घुटन से तप्त अकेली की माँ हो, या दो पहियों के बीच बढ़ते अंतर का प्रतिनिधित्व करती कहानी सजा, या फिर नारी के दो प्रेम संबंधों के बीच ऊहापोह वाली स्थिति, या नारी मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करने वाली कहानी यही सच है। प्रेम एक अनुभूति और अनुभव के आधार पर ही सच है, बाकी सब झूठ है। प्रेम के इसी स्वरूप को केंद्र में रखकर यही सच है कहानी की रचना हुई है। इस कहानी की नायिका दीपा नामक भारतीय युवती है, जो अतीत और वर्तमान के प्रेम संबंध के द्वंद्व में जीवन यापन करती है। दीपा अपने वर्तमान प्रेमी संजय के साथ कानपुर में रहती है। निशित उसके अतीत जीवन का प्रेमी रहा है, जो उससे संबंध तोड़कर कलकत्ता चला जाता है। दीपा कभी कभी अपने अतीत को दोहराते हुए सोचती है, 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट जाता है। दीपा निशित की बेवफाई से अपमानित महसूस करती है और वर्तमान जीवन में वह संजय के प्रति पूरी तन्मयता से समर्पित है। संजय हमेशा रजनीगंधा के फूलों के साथ ही दीपा से मिलने आता है। ऐसा लगता है कि रजनीगंधा का फूल फूल न होकर संजय का प्रतीक है, जिसे अपने कमरे में देखकर दीपा संजय की उपस्थिति का आभास करती है। रजनीगंधा के फूल दीपा के जीवन में विश्वास और उमंग को जगाते हैं, उसे संजय के होने का एहसास दिलाते हैं। दीपा संजय के संपर्क में आकर निशित को एक तरह से भूल जाती है और संजय को लेकर अपने नए जीवन का स्वप्न देखती है। तो चलिए विद्यार्थी, शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं इसका वाचन पूरे विस्तार से। विद्यार्थियों, अब कहानी का वाचन शुरू करते हैं। कहानी का नाम है यही सच है और लेखिका है मन्नू भंडारी। कहानी का वाचन इस प्रकार है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बत्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में मैं उन्हें देखती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र में कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही। इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई आज की बात तो नहीं है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई के में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? देखिए, यहाँ पर जो कहानी की नायिका है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए खड़ी है और वो उसका इंतज़ार करती है, बट वो हमेशा समय पर नहीं आता है। यही कारण है कि उसके मन की खींच को लेखिका ने यहाँ दर्शाया है। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है लगता ही नहीं। पर्दे से जरा से हिलने से ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। देखिए, जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो इसी तरह का चितवन का हमें दर्शन देखने को मिलता है, यानी अधीरता उत्पन्न होती है। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी, वो मन में सोच रही है। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना ध्यान
पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर जवाब नहीं देती है और उसका स्वागत भी नहीं करती नायिका। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया, सबको नाराज़ करके आना अच्छा भी नहीं लगता ना। तो यहाँ पर जो नायक है वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है और इसी वार्तालाप का यहाँ पर लेखिका ने वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं। इच्छा होती है कह दूँ, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरे मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे को देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से उन्हें पहुँच दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ प्यार दिखाएगा। वह जानता तो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह इतना कुशल है कि एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है, एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो नायिका है वो अपने प्रेमी संजय के बारे में बता रही है कि वो आता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं आता, इसीलिए वो अपना विरोध भी दर्ज करा रही है। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे मैं उसे ही भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है। फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार का प्रश्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ रोज़ की किचकिच से मेरा मन उब गया है। कितनी बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध दिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी श्यामें कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर में आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर कर हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाते हैं और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है। फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता तो मैं बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते होंगे। मेरे लिए तो ये पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ फिर समझाता हुआ संजय कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जरूर जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों को कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, असहाय सी कहती है। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नज़रें गड़ाकर पूछता है, निशीत भी तो वही है। अब देखिए, एक नए नायक का यहाँ पर प्रवेश होता है विद्यार्थियों। संजय हो गया और अब आ गया है निशीत। तो ये नाम है आपको याद रखने। संजय वहाँ उसके साथ रहता है और निशीत कलकत्ता में है, जो उसका पहला प्यार है।
होगा, मुझे क्या करना है उससे, मैं एकदम ही भन्नाकर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ, उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो हमें देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा। नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। तो यहाँ पर जो कानपुर में संजय नायिका के साथ रहता है, और जो निशित है वो पहले कलकत्ता में जब ये रहते थे तो वहाँ उसके प्रेमी था, पहला प्रेमी। तो अब उसके बाद में वो कहता है कलकत्ता जाओगे तो वहाँ तो निशित तो है ही। उसके बाद देखते हैं। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज़ का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं हैं, मानो संजय की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलार रही हैं। और अपनों को असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। यानी वो एक कल्पना में रह रही है कि हो सकता है संजय की आंखें मुझे देख रही हैं फूलों के रूप में, और अपने आप को लज्जा अनुभव करती है। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना भी ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर, मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है। यानी उसे थोड़ा शंका है कि ये वहाँ जाएगी तो कहीं निशित से बात ना करने लगे। पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। अब आगे देखते हैं। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी तो कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी रखती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू और ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। देखिए, यहाँ युवा वर्ग के लिए लेखिका ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आप जो जल्दबाजी में जिसे पहला प्यार समझते हैं, जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने की सोचते हैं, वो जीवन का एक पड़ाव मात्र होता है और विद्यार्थियों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियाँ गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्नसा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की, मित्रों की बात करता है, और हम किसी भी विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट को मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला।
सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास, दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति के चुंगल से फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। तो यहाँ पर वो सोच रही है और बहुत उसके जो आवेग हैं बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और वो अपने पिछला पास्ट याद करके उसे गुस्सा भी आ रहा है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों आलिंगनों को अपने को यूँ बिखरने देती। जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निश्चित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। तो यहाँ से मनोआवेग में जो उनके विचार आ रहे हैं संजय को लेकर और निश्चित को लेकर, उन्हीं का वर्णन लेखिका ने बहुत अच्छे से किया है। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, लेखिका यहाँ जब स्थान परिवर्तन होता है तो उसे अपनी कहानी में प्रदर्शित करती हैं। तो अब बात कानपुर की हो रही है, तो उसमें देखते हैं। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ या अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच है बड़ा डर लग रहा है। इंटरव्यू चीज़ ही ऐसी होती है विद्यार्थियों की, स्वाभाविक आपने कितनी भी तैयारी की हो लेकिन वहाँ क्या पूछेगा उससे नर्वसता आती ही है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है तो मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। अब ये बात हो गई है उसके मन की कानपुर की, और अब कलकत्ता की बात आती है क्योंकि वो वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद का दृश्य लेखिका लिखती है। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर उठता है। जनरली होता ही है विद्यार्थियों, जब आप नए शहर में जाते हैं जो पहले आप वहाँ नहीं गए हैं तो आपके मन में स्वाभाविक शंका आती ही है कि कैसे होगा, कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। तो उसी का चित्रण लेखिका ने किया है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ। इरा यानी उसकी पुरानी दोस्त है, उसे वो देखती है, वो उसे लेने आई है। जब कहीं दिखाई नहीं देती तो नीचे उतरने की बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश देती हूँ। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत और बढ़ जाती है। तभी किसी ने हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है, यानी उसकी दोस्त आ गई है। अब रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ओह, तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर में कैसे पहुँचूँगी। बाहर जाकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती हुई अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत सी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों ओर के वातावरण में कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है। यानी कानपुर से जब वो कोलकाता गई है तो वहाँ की बिल्डिंगें भव्य हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। उनको देख करके थोड़ा सा उसके मन में विचित्र सी अनुभव आता है। और इस सब के बीच जैसे मैं अपने आप को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना, कानपुर और कहाँ ये कलकत्ता। यानी पहले वो पटना रही, फिर वो कानपुर गई और ये कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी इतने बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। एक नाम है रोड का कलकत्ता में। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों और लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरें तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं।
बहन को भी नहीं निभा सके। अब आगे देखते हैं। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। यानी वो इरा के घर के बारे में कह रही है कि उनका पति यहाँ पर नहीं है, वो दौरे पर गया हुआ है किसी ऑफिस के काम से, तो उसकी अनुपस्थिति में अभी उसे लग रहा है कि वो ठीक ही रहा कि वो दौरे पर चले गए। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है। मैं सक पकाकर नज़रें घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी कराना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है। मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं और यह क्या शौक चढ़ाया। उसका रंग शाह पड़ गया है, दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मन्नू की चिंता सता रही थी, यानी उनका बेटा। इरा जो उनकी फ्रेंड है, उसका बेटे का नाम है मुन्नू। और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूँ मिलना ना चाह कर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशित। लगता है जैसे मन ही मन कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था। एकाएक मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपवास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने उसे कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा, मुझे भी साफ साफ मना कर देना चाहिए था। मैं तो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, और यह भी बता दूंगी मैं उसे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो इस तरह से उसके मनोभाव आ रहे हैं और वो सब कुछ बखान करना चाहती है, उसके साथ कहना चाहती है निशित के साथ। निशित ने जो उसके साथ किया उसका परिप्रेक्ष्य यहाँ पर लेखिका दे रही हैं। अब आगे देखते हैं। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या ये आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। अब फिर से वो कलकत्ता का सीन आता है। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक की सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? इसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की के पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं कह हो सकी, यानी वो अपने वचन को कटु नहीं कर सकी।
मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा जैसे वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने उस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली और बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी और नकार भी नहीं कर पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम ना कर दे, और आज भर के प्रयत्नों से मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी कि यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे वैवाहिक जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पहुँच देती, और वह क्या बिना बहावों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। अब आगे देखते हैं। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वो फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। अब कलकत्ता की बात हो रही है। अब उसके मनोभाव से निकल करके और लेखिका वहाँ का वर्णन करेगी आज इंटरव्यू के दिन की। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशित की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक ने मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इराक की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी भी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ। बार बार अपने को टोकती जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती हैं और मैं चुपचाप इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। वह सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने में जरा सी भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, ना ऐसी बात करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिरहन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की पिछले 2.5 साल से। अब आगे देखते हैं। मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों का उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह देखकर भी जैसे वह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशित ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? वो अंतर मन में ये सब सोच रही है कि संजय तो कभी ऐसी बात नहीं की। कितनी बारी मैंने अच्छे कपड़े पहने, कभी उसने कहा ही नहीं, जबकि वो चाहती थी संजय भी उसके कपड़ों और परिधानों की प्रशंसा करे। बट निशित ने वो काम कर दिया, इसीलिए वो सोच रही है कि उसे क्या अधिकार है ऐसा कहने का।
क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है? जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ, निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। यानी बार बार वो प्रयास करती है संजय के बारे में बताने के लिए निशित से, लेकिन वो बता नहीं पाती। स्काई रूम। निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके में मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। वह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय की अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाह कर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं कह सकी। यह निशित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार होता है बिना किसी विकार के, मतलब आव भाव के भाव से बैठे रहना मुझे कतई पसंद नहीं लगता। एकाएक मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों में लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ। कितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। मतलब कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर लेखिका ने, मनु भंडारी जी ने। टैक्सी झटका खाकर रुकती है और मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर से फाटक खोलकर कुछ इस अड़बड़ी में नीचे उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। अब आगे देखते हैं। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचा कर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और मुझे कोई पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है। वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख कर जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ, पर जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह को लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। न आए ये कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद नहीं है, यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी बात नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे, मैं क्यों करूँ? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती? पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुँह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ, शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? अब देखिए यहाँ पर पहली बार नाम आया है नायिका का पूरी कहानी में, तो आपको याद रखना चाहिए
की नायिका का नाम है दीपा, निशीथ उसके बॉयफ्रेंड का नाम है और संजय कानपुर में उसके दोस्त का नाम है और इरा उसकी कलकत्ता वाली दोस्त का नाम है। तो आपको ये नाम अच्छे से याद रखना चाहिए कि नायिका का नाम दीपा है। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ भी ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी भी पी ली तो यह मत समझो कि तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या? असह, अपमानित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहावनी संध्याओं, चांदनी रातों के विचित्र उभर कर आते हैं जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। यानी ये जो निशीथ है ये उसका पटना में बॉयफ्रेंड था, वहाँ से वो कोलकाता आ गया किसी कारण जॉब की वजह से और 3 साल बाद ये भी कोलकाता में गई है। तो यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई है। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। तो यहाँ पर अंतर्मन की बातें उसे बार बार याद आ रही हैं और इसी का वर्णन लेखिका ने किया है। अब आगे देखते हैं। एक विचित्र सी स्वप्न दुनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निश्चित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में मैं किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ को छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। यानी एक तरीके से निर्विकार होता है, किसी तरह का कोई लाग लगेट नहीं, किसी तरह का कोई सांसारिक मन में दुराव छिपाव नहीं, उसको बोलते हैं निर्विकार। फिर वही मौन, वही दूरी, पर जाने क्या है जो मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निशीथ है कि बार बार संजय की आकृति में को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। अब दोबारा से कलकत्ता में वो अपना देख रही है। अपनी मजबूरी पर खिंच जाती हूँ। आज कितना अच्छा होता, आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी, कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर का वातावरण कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी? मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने कहा। उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही थी, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई, कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाई थी। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला जाती हैं और मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, निश्चित ये उसको कहता है। अब आगे देखते हैं। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर करुण याचना भरी दृष्टि से मैं उसकी ओर देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीथ कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ भी हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन उकला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान भी कैसे सकती हूँ निशीथ? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। कुछ भी कुछ सुनने की आतुरता के लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़रें तो लेक के पानी पर जमी हुई हैं,
शांत मौन। आत्मीयता की ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनभूजे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे लगता है अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है आधी रात से भी अधिक ढल गई है। अब कानपुर का उनमें दृश्य आ रहा है। मन में उत्कंठा अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या यूं कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीथ आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ सा लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वो अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ। पानी वानी तो है? हाँ। बिस्तर फैला लिया? इतना सुनकर मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है। वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों तरफ नज़र डालकर वह कहता है। मैं भी इस बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहासी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर से कुछ निश्चित मालूम होगा तो मैं सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछलाती हैं। गाड़ी एक हल्के झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन कहता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशीथ को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी ने गति पकड़ते ही हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुझ जाती हैं। मुझे लगता है वह स्पर्श, वह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य खेलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता के जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वो सब दूर होती जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है दत्ताकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक मैं उसे छलती आई, अपने को छलती आई, अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। अब आगे देखते हैं। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय,
2.5 साल में स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ और जानने के बाद एक दिन तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं भूल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वो विभोर क्षण, तन्मयता के वो पल जहाँ सब चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैं कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने भूलने का और भरसाने का प्रयास मात्र होता है। दिन भी छल नहीं कर सकती और इस तरह असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं। तो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी ये सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन में किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं। छी, नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कम नींद आ गई। लौटकर अपना कपड़ा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊँगा, तब तक तुम आ जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुई थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ। चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज़ भी। पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सोने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। फिर कानपुर की बात आती है। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना सा लगता रहा सारा दिन। किसी भी काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज़ ही संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलका मन को बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निर्देश सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या
जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान। नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था। इसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वह अंश एक क्षण, तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ, यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। पहराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था। यानी यहाँ पर जो दीपा है वो अपने आप को एक तरह से किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पाती है कि क्या सही है क्या गलत है। वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। कभी तो उसका मन कहता है कि वो प्यार निशित से करती है, कभी उसे संजय की याद आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, देखती है आगे। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचलों को मैं आज भी इतनी दूर रहकर महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता हो जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार मिल गया होगा। मैंने कल ही इराजी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है तो केवल शेष फिर। तो फिर उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण मैं संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों में आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे मन तन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। इस प्रकार विद्यार्थियों, यही सच है डायरी शैली में लिखी गई उत्कृष्ट कोटि की कहानी है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस शैली में लिखी गई है, तो आपको याद रखना है डायरी शैली में, जो कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों की दृष्टियों से पाठकीय चेतना पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। प्रेम के पारस्परिक त्रिकोणात्मक स्थिति को आधुनिक नारी और सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है। यद्यपि यहाँ संजय, निशित और दीपा का प्रेम त्रिकोण है, किंतु इन दोनों पुरुषों के द्वंद्व के बीच अपने को, स्वयं के प्रेम के अस्तित्व को तलाशती एक बेबस नारी को देखा जा सकता है। दीपा बेबस है, सिर्फ अपने मन से, अपनी सामाजिक स्थितियों के कारण नहीं। इस प्रकार इस कहानी में संजय और निशित दोनों के बीच प्रेम का सच नारी मन की व्यवस्था के साथ उजागर हुआ है। यह कहानी परंपरागत प्रेम संबंधों से अलग हटकर लिखी गई है। जहाँ पहले प्रेम की कहानियों में एक आदर्श और नैतिक मूल्य दिखाई पड़ते हैं, वहीं मन्नू भंडारी की इस कहानी में सर्वथा उनका अभाव है।
दीपा के प्रेम का दर्शन बहुत कुछ उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। प्रेम के भोग का तर्क ही नहीं होता कि उसमें त्याग का एक स्थायी आदर्श भी होता है। प्रेम के क्षणों में केवल तन ही सक्रिय नहीं होता बल्कि हृदय और मन भी सक्रिय होता है। यही कारण है कि प्रेम विषयक कहानियों में त्याग और बलिदान एक आदर्श मिलता है। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, मैं लैला सिंह के त्याग और बलिदान की भावना को महत्व दिया गया है। इसी प्रकार प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार में मधुलिका का व्यक्तिक प्रेम राष्ट्र प्रेम की ओर उन्मुख होता है, किंतु मन्नू भंडारी जी की इस कहानी में प्रेम के किसी आदर्श या मूल्य को स्थापित नहीं किया गया है। इस कहानी के बारे में राजेंद्र यादव जी लिखते हैं कि जब मैंने मन्नू जी की कहानी यही सच है कि एक और ढंग से व्याख्या करते हुए बताया कि यह प्यार और भावनात्मक अंतर्द्वंद की या दो प्रेमियों को स्वीकारती लड़की की कहानी नहीं वरन 50-60 के बीच की उस खंडित मानसिकता की कहानी है जहां भारतीय मन अपने दो मन स्थितियों में से एक साथ बटा पाता था। एक और उसका अतीत था यानी पहला प्रेमी जो आज भी उसके लिए सच, और दूसरी ओर था वर्तमान, दोनों उसके लिए समान सच थे और उसे एक को चुनना था। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में क्षण की पूर्णता को चित्रित किया गया है जो अस्तित्ववादी चिंतन का प्रभाव है। इस कहानी में दीपा के माध्यम से लेखिका मन्नू भंडारी ने क्षण की मन स्थितियों को ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया है। जिस क्षण का वह जो अनुभव करती है वही क्षण उसके लिए सत्य है। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कहानी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यही सच है कहानीकार हैं मन्नू भंडारी और यही सच है कि रचना 1966 में की। इन्हें आपका बंटी उपन्यास से लोकप्रियता हासिल हुई। साथ ही इनकी अन्य कृतियों के रूप में हम देख सकते हैं एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, अकेली महाभोज और 1 इंच मुस्कान आदि प्रमुख हैं। यही सच है कहानी डायरी शैली में लिखी गई उत्कृष्ट कोटि की कहानी है। विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है कि यही सच है कहानी कौन सी शैली में लिखी गई है, तो आपको बताना है डायरी शैली में। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी जी की कौन सी कहानी है जिस पर बसु चटर्जी के निर्देशन में फिल्म रजनीगंधा का निर्माण हुआ, या आपसे पूछा जा सकता है कि रजनीगंधा फिल्म का निर्माण कौन सी कहानी पर हुआ। दोनों ही प्रश्नों का आंसर होगा मन्नू भंडारी जी की कहानी यही सच है पर आधारित पटकथा पर बसु चटर्जी ने बेहतरीन निर्देशन में बनी फिल्म का नाम रजनीगंधा यानी 1974 में ये फिल्म आई थी। तो विद्यार्थियों, ये थी कहानी यही सच है। आशा करता हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आएगी तथा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने में मदद करें जो महंगे कोचिंग संस्थानों में फीस देने में असमर्थ हैं तथा क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने आपके लिए व्याकरण आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पूर्ण सिलेबस को कराने का जिम्मा उठाया है। एक भी प्रश्न आपका बाहर से जाएगा नहीं और एक एक बिंदु को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, सभी के पाठ्यक्रम को इस चैनल पर पूरा कराया जाएगा। आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, जिससे होगा ये कि जो वीडियो हम बनाएंगे वो उसकी सूचना आपको समय पर मिल जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।